नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। आज का जो सेशन है ये पेपर 1 की तैयारी हमें कैसे करनी है इसके रिलेटेड है। तो बहुत से कमेंट्स में क्वेश्चंस भी आए मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो आज पेपर 1 के बारे में हम जानेंगे। तो कौन से पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ वो पहले मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले कि पेपर 1 का इम्पोर्टेंस क्या है, सेकेंड पेपर 1 की एनालिटिक्स क्या है पिछले 5 सालों से, देन पेपर 1 के लिए हमें कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, एंड एट द एंड की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम कंसिडर करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, इनका जो पेपर 1 होता है ये इसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो सबसे पहले तो ये 250 मार्क्स का पेपर है, 125 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के लिए कैरी करते हैं, सो 250 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका 2 मार्क्स आपको मिलता है, अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका 1/3 उसमें से डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स को कि एक्चुअली डिडक्शन कैसे काम करता है। सो अगर आपने अटेम्प्ट किया है और फिर रॉन्ग हुआ है तो डिडक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं। आपने स्किप किया है तो उससे नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो पेपर 1 का इम्पोर्टेंस क्या है ये तो समझ गया कि उसके कितने मार्क्स कैरी करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें पूरे एग्जामिनेशन ये 600 मार्क्स का रहता है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 एंड देन आपका इंटरव्यू। तो ये 600 मार्क्स में से टोटल आपका मेरिट निकलता है, और उसके कंपैरिजन में 250 मार्क्स का ये टोटल जो है आपका पेपर 1 कैरी करता है, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना अच्छा है। द रीज़न इज़ कि 3 स्टेजेस हैं जहाँ पे मार्क्स काउंट होने वाले, पेपर 1 पेपर 2 एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू के मार्क्स आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सेकेंड है पेपर 2, जहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उसके कंपैरिजन में आपका स्कोर जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा नहीं। लेकिन पेपर 1 एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप जितनी उसमें मेहनत अच्छे से करते हो उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ता है, और आपकी उतनी श्योरिटी हो जाती है कि आप फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर करोगे। तो आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि पेपर 1 कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं एनालिटिक्स की ओर। तो एनालिटिक्स अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो 2017 के पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मोस्टली जो मैंने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स किए हैं जिसके प्रॉपर सोर्सेज एंड बुक्स अवेलेबल है। मिसकेलेनियस जो है, जिसमें आपका करंट अफेयर एंड अदर फैक्चुअल जो पूछा जाता है, वो मैंने काउंट नहीं किया है। तो अगर आप देखते हो तो पॉलिटी आपका नियरली 11 क्वेश्चंस कैरी करता है। हिस्ट्री अगर हम कंप्लीट कंसिडर करें, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो वो नियरली आपके 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। देन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आपके 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। साइंस जो है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके नियरली 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। एंड सिमिलरली मैथ्स एंड रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो अगर आप 17 का भी अगर पेपर देखते हो, आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, जिसमें ये जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आता है, जिसकी नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये आप 6 सब्जेक्ट्स भी डेडिकेटली प्रिपेयर करते हो तो आप नियरली 100 और 110 क्वेश्चंस की तैयारी करके रखते हो। तो इसी पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो 2018 का अभी एनालिटिक्स आप देख सकते हो। सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस हैं। 6 जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, उस 6 सब्जेक्ट्स में से ही क्वेश्चंस बदल रहे हैं। मोस्टली हर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कैरी कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप 19 का देख सकते हो, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड साइंस, ये 6 सब्जेक्ट ही आपकी नियरली 110 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। सिमिलरली 2020 एंड 2021। तो यहाँ पे मेरा मोटिव ये है आपको बताने का कि ये जो मार्केट में बार बार बोला जाता है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो मैं मानता हूँ करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 125 क्वेश्चंस में से अगर आपके 100 क्वेश्चंस ये सिर्फ आपके बेसिक्स बुक्स में से आ रहे हैं या बेसिक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, तो आप वो 25 क्वेश्चंस के लिए आपका पूरा साल ये मटेरियल पढ़ना वो मटेरियल पढ़ने में क्यों निकालते हो? वो जो 6 सब्जेक्ट्स है पहले उसे टारगेट कीजिए, उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। 100 क्वेश्चंस में से अगर आपने 75 भी करेक्ट कर लिए, स्टिल 25 क्वेश्चंस का बफर प्रोवाइड होता है। 75 भी क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो आपका 150 का स्कोर हो जाता है, आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब एक्चुअली प्रिपरेशन के जो पार्ट आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आपको प्रिपरेशन कैसा करना है, ठीक है। तो इस एनालिटिक्स से तो आपको एक अंदाज़ा आ चुका होगा कि जो आपके बेस सब्जेक्ट्स हैं, जो 6 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट कंसीडर किए जा रहे हैं, उनमें से नियरली 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका काम वही रहेगा कि पहले वो 6 सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं, ठीक है। देन अभी हम सोर्सेस पे जाते हैं कि हर सब्जेक्ट्स के लिए हमें क्या पढ़ना है। मोस्टली तो सब मार्केट में ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या क्या बुक्स और रिसोर्सेज पढ़ने होते हैं। तो जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा मैं अपना पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे मेंशन करूँगा। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो तो जितना अभी ये 5 साल के आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हो, तो 90 to 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको कोई और रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच में 2-3 क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा पॉलिटिकल थेरीज से रिलेटेड पूछ लेते हैं, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करते क्योंकि मेजर चंक जो है आपका ये एम लक्ष्मीकांत से ही पूछा जाता है। अभी एम लक्ष्मीकांत या बेसिकली इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि स्टूडेंट एक बार पढ़ता है उसको लगता है समझ गया है, या फिर बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको सिर्फ फैक्चुअल्स बता के क्लियर कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ फैक्चुअल्स पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन पार्ट भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो जब भी आप पॉलिटी या फिर एम लक्ष्मीकांत ये पर्टिकुलर बुक पढ़ते हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि उसकी रिपीटेड रीडिंग्स रखिए, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए रैदर देन फैक्चुअल नॉलेज से। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं खुद पॉलिटी 3 साल से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अभी मैंने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो अगले 2 या 3 दिन में मैं पॉलिटी के लेक्चर्स लेने वाला हूँ, जिसमें पूरा जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर होगा। तो अगर आपको वो रेफ़र करना है तो आप वो ज़रूर कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ अगर आपको रेगुलर उसका एक्सेस होना चाहिए कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज रहने वाला है, तो रैंडम वीडियोज़ नहीं रहेंगे ये। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको उसका एक्सेस जो है वो रेगुलर रहे। तो पॉलिटी में मोस्टली जो पार्ट है वो वही है कि फैक्ट्स तो ऑब्वियस है याद रखने हैं, सेकेंड आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड थर्ड आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करनी है। तो मोस्टली जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं इन 3 चीज़ों के अराउंड ही पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके बाद का जो है हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न ऐसे 3 में डिवाइड हो जाते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन से मॉडर्न की तरफ लीन होते हैं, नियरली 10 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और स्टिल आपको एंशिएंट एंड मिडिवल पढ़ना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस भी अगर वो रहते हैं तो आपके 6 से 7 क्वेश्चंस वो काउंट करते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट्स के लिए अभी क्या आपको रेफ़र करना है, तो बेसिकली आप एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए 11th स्टैंडर्ड की तमिलनाडु की जो बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हो। छोटी बुक है, 1-2 बार रीड कीजिए, उसके फैक्ट्स पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपके बहुत से क्वेश्चंस कवर अप होते हैं। उसके अलावा आप लूसेंट का जो हिस्ट्री का पार्ट आता है एंशिएंट एंड मिडिवल का, वो आप रिपीटेडली रिवीजन में रखिए, क्योंकि बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चंस वहीं से आप डायरेक्टली कवर कर सकते हो।
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट कि पहले राजीव आहेर इनकी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री, उसकी एक दो बार रीडिंग दीजिए। उसमें से जो फैक्ट्स है वो पहले अपने खुद के नोट्स बना लीजिए एंड देन उसी को रिवाइज कीजिए एंड देन आप लूसन का मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्चुअल पार्ट जो है वो आपके रिवीजन के लिए रख सकते हो। तो हिस्ट्री में मोस्टली क्या होता है कि बहुत से फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो याद नहीं रहते या फिर हमें रिपीटेडली पढ़ने पड़ते हैं या फिर अचानक से कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी तैयारी करके रखिए और ये टारगेट रखिए कि हिस्ट्री में एटलीस्ट में 50% क्वेश्चंस तो मेरे राइट रहने चाहिए। देन हम जाते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में जो कोर मटेरियल है वो है आपका 11th एंड 12th एनसीईआरटीज़। ये आपको रिपीटेडली पढ़नी है और जिसमें 11th ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना होगा 2 या 4 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो आपका सोर्स यहीं पे रखिए 11th एंड 12th। इसमें जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड अगर सपोज पर्टिकुलर डेटा है, सपोज जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेंशन किया है, तो आप देख लीजिए कि रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग्स क्या क्या है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो करंट में रिलेटेड जो पॉइंट है वो देख लेने हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो आपका मेजर पोर्शन है ये एनसीईआरटी से ही कवर होगा और इंडियन पॉलिटी के सेशंस ख़त्म होने के बाद मैं खुद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी पढ़ाने वाला हूँ, तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। देन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो आप शंकर आईएएस इनकी एनवायरनमेंट की जो बुक है उसका सेलेक्टिव स्टडी कीजिएगा। बुक बहुत अच्छी है, थोड़ी लेंदी है, लेकिन अगर आप उसकी सेलेक्टिव स्टडी करते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो वहीं से कवर होते हैं एंड एट द सेम टाइम जो प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो जाते हैं, उसके भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। और उसका और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल लेवल पे जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो वहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। तो पहला प्रायोरिटी तो आपको ज्योग्राफी को ही देना है। देन अगर आपके पास टाइम है तो सेलेक्टिव स्टडी आप उससे कीजिएगा। वैसे उसका जो क्रक्स जो है वो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, सो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो इकोनॉमी। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में इकोनॉमी ये बहुत ही अभी वाइडली पूछा जा रहा सब्जेक्ट है और बहुत ही टेक्निकल इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी के 2 पार्ट आ जाते हैं, एक रहता है कि जो जनरल इकोनॉमिक टाइप क्वेश्चंस आते हैं और एक रहते हैं एकदम टेक्निकल के टाइप में। तो इसके लिए आपको 11th एंड 12th की जो बुक है एनसीईआरटीज़ की इकोनॉमी के लिए वो आपको पढ़ने हैं। 11th के बुक में जो आपका जनरल इकोनॉमी रहता है तो उसके जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आपको वहाँ पे अंडरलाइन करके उसके नोट्स निकाल के आपको रिवीजन में रखने हैं और जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं वो वहीं से ही रेफ़र किए जाते हैं। सेकेंड जो आपका जो बाकी टेक्निकल प्राइस इलास्टिसिटी ये जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपको 12th के एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो आपको पूरा आपका टारगेटेड नॉलेज फोकस जो है वो 11th एंड 10th के एनसीईआरटी पे ही रखना है। ठीक है, देन आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो है साइंस। अभी साइंस में कैसा है कि 2 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं। एक है जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, जिनको साइंस बिल्कुल या नहीं के बराबर आता है। एक है जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिनको साइंस के बारे में बहुत से कंसेप्ट्स उनके ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन जो फैक्चुअल कंटेंट है वो उनको अभी पता नहीं है या फिर भूल चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है और जिनके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्टली लूसन का जो साइंस का पोर्शन है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसको रिपीटेड रीडिंग देती रहिए। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिनका ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड अच्छा है तो उन्होंने फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू अब पढ़ने के लिए
लूसेंट का रेफरेंस ले लीजिए। अभी जिनका साइंस वीक है तो आई विल सजेस्ट कि आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है, नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट होते हैं वो साइंस मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करनी है तो आपको साइंस और मैथ्स में नहीं 100%, एटलीस्ट 50% तक तो आना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 10 तो आने चाहिए। ठीक है, कंपटीशन में कहीं तो आपको मिडल में रहना होगा। तो अगर आपका साइंस बिल्कुल कमज़ोर है तो आई विल सजेस्ट कि डायरेक्टली 6, 7, 8 एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो। उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है नहीं समझ में आ रही, यूट्यूब पे जाओ, बहुत से वीडियोज़ हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे जाइए। 2 से 3 रीडिंग दीजिए, साइंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। 3 ही ईयर्स के बुक पढ़ने, इसमें ही आपका मेजॉरिटी जो साइंस का पोर्शन है वो कवर हो जाता है। इसके बाद जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो आपके साइंस सब्जेक्ट पे, देन आप लूसेंट का रिवीजन दे सकते हो, जहाँ पे जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वही वहाँ पे एज ए फैक्चुअल फॉर्मेट में मेंशन किया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला वही पॉइंट है कि आपको 6, 7, 8 साइंस के जो बुक्स हैं उन्हें रिपीटेडली रीडिंग देनी है। ठीक है, अभी जिनका मैथ्स और रीजनिंग पे आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में अगर हम देखें तो नियरली 20 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, तो जिसमें मैथ्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और रीजनिंग का थोड़ा कम रहता है। तो अभी यहाँ पे भी सेम कैटेगरी हो जाती है। एक है कि जिनका मैथ्स मतलब नहीं के बराबर है, वो क्वेश्चन पेपर आते ही मैथ्स के क्वेश्चन डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। सेकेंड है कि जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो वो 20 में से एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चंस तो जगह पे राइट लेके आते हैं। तो जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए एक सजेशन रहेगा, और कॉन्फिडेंट मत रहिए। पिछले 5-6 साल का CAPF का जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे 1-2 बार रिपीटेडली सॉल्व कर लीजिए। एंड एट द सेम टाइम सिविल सर्विसेज का जो पेपर 2 रहता है प्रीलिम्स का, जिसमें फिर मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसे भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि पेपर के वक्त अगर इनकेस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया और आपको फॉर्मूला नहीं याद आया तो फिर फालतू के आपके 2 मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनका मैथ स्ट्रांग है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए। अभी जिनका मैथ्स पूरा वीक है तो कोई भी आपको मार्केट में बड़े जो बुक्स रहते हैं वो खरीदने नहीं है। सबसे सिंपल पार्ट है कि 6, 7, 8 मैथ्स जो है NCERT की चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिए। तो अब आप बोलोगे कि सर वो कब ख़त्म होगा, कब समझ में आएगा। देखिए, अगर आप 6, 7, 8 ये सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हो, आपको दिन भर नहीं करना है, दिन के सिर्फ 2 घंटे आपको पर्टिकुलर चैप्टर समझना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। ये मत सोचो कि ये पूछे जाएंगे कि नहीं। आपका अगर मैथ्स वीक है तो टारगेट कीजिए 6, 7, 8 अच्छे से समझने के लिए। जैसे स्कूल में वापस हम पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ना है। रोज़ के 2-2 घंटे दीजिए। एक वक्त आएगा कि आपको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा और फिर ये नियरली 1-2 महीने में आपका 6, 7, 8 ख़त्म होता है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो आपने छोटे छोटे कंसेप्ट समझे हैं बुक्स में से वो यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे जा रहे हैं, एज के बारे में पूछा जाता है, ऐसे बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चन, रेशोज, इंटीजर्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स नहीं पूछ रहे। तो आपका मैथ्स वीक है तो कोई क्लासेस या कोई फिर पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ने में कोई आपको फ़ायदा नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि एक अजम्पशन करके पढ़ा दिया जाता है कि हाँ इतना तो पता ही होता है। मैथ्स किसी किसी का बहुत ही वीक होता है। ये वीक क्यों है? क्योंकि आपने स्कूल्स टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, माइट भी आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले होंगे। तो अभी बेस्ट ऑप्शन क्या है कि रोज़ के 2 घंटे आप सिर्फ 6, 7, 8 के जो है एक एक चैप्टर करके पढ़िए, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो। वो ख़त्म होते ही आपका मैथ्स नहीं कुछ तो एटलीस्ट 30-40% तक तो आ जाएगा। और
एग्जामिनेशन में वही है, अगर मैं आपको 6 सब्जेक्ट्स गिना के दे रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट्स आपके 100 क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो 6 सब्जेक्ट्स में से आपके 4 सब्जेक्ट परफेक्ट होने चाहिए, सो दैट कि जो टोटल 100 क्वेश्चंस है उसमें से एटलीस्ट आप 65 to 70 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी स्ट्रैटेजी क्या है, पेपर कैसे देना होगा। ठीक है, तैयारी तो समझ चुका है हमें, अभी पेपर कैसे देना है। अभी जो करंट अफेयर का पार्ट है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पेपर 1 के लिए जो करंट अफेयर पढ़ना है आपको, मोस्टली तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट इवेंट्स होते हैं वो आपको पढ़ना है। बाकी जो करंट अफेयर्स क्या है कि बुक्स से रिलेटेड रहते हैं, पर्टिकुलर प्राइजेस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, आखिरी के जो 2-3 महीने बचे होते हैं एग्ज़ाम के वक्त, तब बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने कंपोज्ड एकदम मटेरियल बना के रखते हैं, माना कि वो सब इधर उधर से ही कॉपी पेस्टेड रहते हैं। कोई तो एक सोर्स ले लीजिए और उसको रिपीटेड रीडिंग दे दीजिए, क्योंकि वो इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं कि एग्ज़ाम के वक्त आप जब बैठते हो तो आपको पढ़ा है याद आया तो आएगा, नहीं तो वो आपको आने भी नहीं वाला, क्योंकि 4 ऑप्शंस है, कोई तो एक ही आंसर है और कम्प्लीटली फैक्चुअल है, उसमें आप दिमाग भी नहीं लगा सकते। तो ये आखिरी के 2 महीने के लिए वो कंसाइज जो मटेरियल है वो एक बार ले लीजिएगा, उसी को रिवीजन दे दीजिएगा। लेकिन आपका जो कंप्लीट टारगेट होना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन अगर सपोज़ जून जुलाई मंथ में आती है तो आपका अप्रैल मई तक तो सिर्फ आपके बेसिक सब्जेक्ट्स की ही स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा कैसा है कि आपका पेपर 1 जो है वो आप कम से कम 140-150 स्कोर तक लेके जा सकते हो अगर आपका बेसिक ही स्ट्रांग है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 130, 140, 150 मार्क्स लाते हैं, उनका एक्चुअली बेसिक स्ट्रांग होता है, इसलिए लाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने करंट अफेयर के लिए बहुत कुछ पढ़ के रखा था। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हार्डली, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 20-25 आएंगे। करंट अफेयर इन शॉर्ट मतलब रैंडमली कुछ भी, मतलब करंट अफेयर में जैसे बुक्स हो गए, प्राइजेस हो गए, कोई योजना हो गई, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर बोल रहा हूँ। तो इसमें 20 से लेके 10 के बीच में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इतना मैटर नहीं करेंगे अगर आपने पहले से ही अपने बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मैं जो अभी पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ उसके एक्सेस अगर इजीली चाहिए, अदरवाइज़ इट्स ओके। और आपको एक ही काम करना है, ये 6 सब्जेक्ट जो इन्हें टारगेटेडली पढ़ाई करनी है। फिर आप मेंशन किए सोर्सेस जो है वो आप चाहे कौन से ही तरीके से पढ़िए, क्लासेस लगाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, रेफरेंस लीजिए, यूट्यूब्स वीडियोस देखिए, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।